हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के रीजनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी तरीके से आपको मैं कराऊंगा। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन हेलो एल्केन हेलो एरीन का, ये है इसका पार्ट 11। और ये डालते ही जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे पूरा का पूरा हेलो एल्केन हेलो एरीन कन्वर्जन के साथ, रोड मैप के साथ खत्म हो चुका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, पहला क्वेश्चन इज व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। देखिए ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ध्यान से देखिएगा। और ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ये आपका क्या है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। और बोला गया है कि क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट इसका होता है लो, इसका होता है मोर। और रीजन पूछा है क्यों। तो रीजन ये होता है, अगर आप इस कार्बन को जज करेंगे, इस कार्बन को अगर आप जज करेंगे, एक मिनट, इस कार्बन को अगर आप जज करेंगे तो इस कार्बन पे जो हाइब्रिडेशन होगी वो होगी sp2। इस कार्बन को जज करेंगे, कौन से कार्बन को, जिस कार्बन पे आपका हैलोजन लगा है उसी को हम जज करेंगे। तो इस कार्बन को जज किया तो इस पे होगी हाइब्रिडेशन sp2, इस पे हो जाएगी sp3। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में। अगर इस कार्बन पे ध्यान से देखिए, इस कार्बन पे अगर sp2 हाइब्रिडेशन है तो इस कार्बन पे ही जो s कैरेक्टर होगा, s कैरेक्टर आपका वो होगा 33.3%। कितना होगा, 33.3%। और इस कार्बन पे s कैरेक्टर कितना होगा, 25%। जिस कार्बन पे आपका s कैरेक्टर ज्यादा होता है उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, ज्यादा। s कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, s कैरेक्टर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस कार्बन से, तो इन दोनों की, इसकी तो ऑब्वियसली ज्यादा होती है, इसकी भी ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन खींचेगा पता ही नहीं चलेगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कम, क्योंकि इसमें चार्ज ही नहीं निकलेगा। लेकिन यहां पे इस कार्बन पे s कैरेक्टर कितना है, 25% है। कितना है, 25%। तो इस कार्बन का आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी इस वाले कार्बन के कंपैरिजन में। तो Cl की ज्यादा होगी तो Cl क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी साइड में। यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस पे पोल जनरेट हो गया। जिसपे भी ज्यादा चार्ज आ जाता है तो उसका डाइपोल मोमेंट होता है क्या, ज्यादा। देखिए क्या लिखा हुआ है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लेसर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड एज इन क्लोरोबेंजीन CCl bond is sp2 hybridized, whereas as in cyclohexyl chloride the CCl bond is sp3 hybridized, as the sp2 has more s character। sp2 का more s character है, कितना है, 33% है, इसका 25% है, and more electronegativity than sp3। इसीलिए क्लोरोबेंजीन is less polar than साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्लियर। इस कार्बन का एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो और क्लोरीन की ज्यादा होती है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो असमंजस में है कि भाई मैं किसकी साइड जाऊं। तो यहां पे पोल जनरेट नहीं होगा। यहां पे Cl की तो ज्यादा है ही, कार्बन की है कम, क्योंकि इसका एस कैरेक्टर है 25%। तो Cl अपनी साइड खींच लेगा इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, कार्बन पे होगा पॉजिटिव चार्ज। आ गया तो आपका डाइपोल मोमेंट भी बढ़ गया, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। क्लियर। ये आपका आंसर है, एज इट इज आपको आंसर ऐसे ही लिखना है, एज इट इज ऐसे ही लिखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, Why Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition। Grignard reagent को जो प्रिपेयर किया जाता है, देखिए सपोज मेरे पास CH3Cl है, इसको मैं डालता हूं Mg ड्राई ईथर के साथ। किसके साथ, ड्राई ईथर के साथ। तो ये ग्रिग्नार्ड बन जाता है। ये जाए कहां लग जाएगा, इनके बीच में। ये आपका मिथाइल क्लोराइड है, कॉमन नेम डाल देते हैं इसका मिथाइल क्लोराइड।
और ये Mg लग जाएगा बीच में, तो CH3MgCl हो जाएगा जी, CH3MgCl। तो इस पे आपको पता है यहां पे हो जाता है पॉजिटिव, यहां हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये एनहाइड्रस में। लेकिन अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा पानी डाल दूं, मतलब अभी तो मैं एनहाइड्रस कंडीशन में इसको कर रहा हूं, ड्राई कंडीशन में है, लेकिन यहां पे मैं डाल दूं थोड़ा सा पानी, हल्का सा मॉइस्चर भी आ जाए, मॉइस्चर भी, तो पानी के अंदर आपको पता है क्या होता है, H+ होता है और OH नेगेटिव होता है। और यहां पे तो चार्ज जनरेट हो ही चुका है, ये वाला CH3 पे जो नेगेटिव है वो H के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे पर अटैक कर जाएंगे, और ये वाला किस पे कर जाएगा भाई, इस वाले पे अटैक। तो CH3 के साथ क्या लग जाएगा, H, और MgCl के साथ क्या लग जाएगा, OH। और ये जो बना ग्रिग्नार्ड में जो ये वेस्ट बनता है, ये तो बहुत भयंकर वेस्ट होता है, तो ये वेस्ट है, ये किसी काम का नहीं होगा, वेस्ट प्रोडक्ट है भाई, ये बहुत गंदा वाला वेस्ट प्रोडक्ट है। और आपका क्या बन गया, एक एल्केन, किसके रूप में, यहां पे मीथेन, किसके, मीथेन के रूप में। इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर आप एनहाइड्रस कंडीशन में बनाएंगे तो बन जाएगा, एनहाइड्रस कंडीशन में बन गया यहां पे ये Gr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन जैसे ही आपने उसके अंदर क्या डाला जी, पानी डाला, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एल्केन के अंदर। इसीलिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में बनाते हैं, थोड़ा सा भी पानी आएगा उसके अंदर, वो ग्रिग्नार्ड से हटके किसमें बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर वेरी रिएक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, दे रिएक्ट टू फॉर्म give alkene, therefore Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition। ये है आपका सेकंड, बहुत इजी तरीके समझा दिया, अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, लिखा ये हुआ है हाउ डू पोलर सॉल्वेंट्स हेल्प इन SN1 मैकेनिज्म। पोलर सॉल्वेंट मतलब पानी की बात हो रही है, पानी एक पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट SN1 मैकेनिज्म में बहुत अच्छा यूजफुल रोल प्ले करता है। रीजन, अब देखिए सपोज ये है आपका CH3Cl है, CH3Cl, या फिर इसको SN1 ले रहे हैं तो हम इस तरीके से लेते हैं इसको, CH3 ये है, इसमें हमने डाला OH नेगेटिव, तो ये इस पे डायरेक्ट अटैक नहीं करता। सबसे पहले क्या करता है, पानी देखिए, पानी जो है ये इसको मानिए ऐसे कि ये वाटर के मॉलिक्यूल है, H2O है H+ की प्रेजेंस में, तो भाई ये जो चीज है इसमें क्या होंगे, H+ और OH नेगेटिव होंगे, इसके अंदर H+ और OH नेगेटिव होंगे। अब पानी की अपनी एक एनर्जी होती है, पानी क्या करता है, सबसे पहले इस बॉन्ड को ही तोड़ देता है, इस बॉन्ड को ही तोड़ देगा। इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। मतलब सबसे पहले क्या फॉर्म कर दिया इसने, एक कार्बोकैटायन फॉर्म कर दिया, कार्बोकैटायन। देखिए पानी की एनर्जी इसीलिए यूज होती है कि भाई इसके कार्बोकैटायन को बना दिया जाए, किसके, जो भी आपका अल्काइल हैलाइड है उसके कार्बोकैटायन को उसने बना दिया, और जो कार्बोकैटायन बना वो टर्शरी बना, टर्शरी कार्बोकैटायन C+। और आपको पता है 3 डिग्री या टर्शरी कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के कंपैरिजन में, प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में। उसके बाद इसका क्या रोल था यहाँ पे, अब वो जाके OH, ये जो OH है इसका, ये अटैक कर जाएगा इस पे और कंपाउंड बना देगा। पानी का ये रोल है, इसके बॉन्ड को तोड़ता है। सॉल्वेशन, पानी की एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, पानी की एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है पानी की, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है पानी की। ये क्या लिखा हुआ है, SN1 मैकेनिज्म प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इट इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ C कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड, CCl कह सकते हैं आप, ये वाला बॉन्ड की बात है, कार्बन और हैलोजन बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड की बात है। बॉन्ड फॉर विच एनर्जी इज ऑब्टेन थ्रू द सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड। पानी को जब तोड़ा गया, पानी की एनर्जी हो, ये बॉन्ड को तोड़ा गया पानी की एनर्जी से, आयन विद द प्रोटोन, किसकी वजह से, H+ की वजह से, H+ की, के तोड़ेगा इसको तो HCl, अब देखिए ये तो जाके वहां लग जाएगा और ये HCl निकल जाएगा आपका। SN1 SN2 तो आपने पढ़ी ही होगी, HCl के साथ निकल जाएगा और ये जाके OH जाके वहां लग जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बदल देगा। टू द प्रोटिक सॉल्वेंट, ये प्रोटिक सॉल्वेंट आपको दिख रहा है H+ इसके अंदर। दस द पोलर सॉल्वेंट्स हेल्प इन द आयनाइजेशन स्टेप, देखिए आयनाइज कर दिया ना इसको, बाय स्टेबलाइजिंग द आयन बाय सॉल्वेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बिल्कुल एज इट इज आपको ये लिखना है, एज इट इज इसी तरीके से लिखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, देखिए क्वेश्चन ये है, व्हाई
एक्सप्लेन व्हाई अल्काइल हैलाइड्स आर इमिसिबल इन वाटर। पानी के अंदर अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो इनमिसिबल होते हैं, इनमिसिबल होते हैं। देखिए रीजन, CH3Cl को पानी के अंदर डाला गया, पानी के अंदर, आपको पता है ये पानी है तो इसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और ये है आपका नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये यहां खींच लेगा इलेक्ट्रॉन Cl अपनी साइड में, तो यहां पे जो फोर्स होगा या बॉन्ड होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होगा या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि आपने फिजिक्स के चैप्टर 1 में पढ़ ही लिया होगा, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो अट्रैक्टिव होता है, लेकिन कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक FOA डाल देता हूं, ऑपोजिट चार्जेस लिए FOA, FOA मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन एन अल्काइल हैलाइड, ये आपका अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल एंड द वाटर मॉलिक्यूल इज वीकर देन द, इज वीकर, इन दोनों का जब आप कॉम्बिनेशन कराओगे पानी का और इसका, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा वो कम होगा। यही बोला गया, द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of the contact between alkyl halide molecule and the water molecule is weaker than the strength of the hydrogen bond between two water molecule। पानी और पानी के दो मॉलिक्यूल, पानी और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको अगर आप कंपेयर करेंगे इसके और इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कम, और पानी के बीच में मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। इसीलिए जब इन दोनों को घोलेंगे तो ये घुलेगा ही नहीं, इसलिए लिखा है व्हेन अल्काइल हैलाइड्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू वाटर एज अ रिजल्ट अल्काइल हैलाइड्स आर इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग और ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वाटर। जब इसको इसमें मिलाएंगे तो ये जो चीज है ना, इनमें एनर्जी जनरेट होगी, इसके पानी के मॉलिक्यूल्स के, जो पानी है, पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में ही इसको परेशानी होगी, तो ये इसको डिसॉल्व ही कैसे करेगा। मतलब इन शॉर्ट कहने का ये हुआ कि पानी और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, लेकिन जब पानी को आप इसके साथ मिलाएंगे तो ये जो चीज है ये इसके बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगी, इसलिए इसमें घुलती नहीं है। खत्म बात, यही है आपका आंसर। तो ये कितने अच्छे तरीके से लिखा है, इसी तरीके से आपको आंसर लिखना प्रॉपरली। एनसीईआरटी की लाइन है ये सारी की सारी, इसी तरीके से आपको प्रॉपरली लिखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट में, देखिए क्वेश्चन है पी डाइक्लोरो, पी मतलब पैरा, पी डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड लोअर सॉल्युबिलिटी देन ऑर्थो, ओ फॉर ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स, मतलब इसी के क्वेश्चन बोला गया है Cl ये है आपका पी डाइक्लोरोबेंजीन, ये है आपका O डाइक्लोरोबेंजीन, ये है आपका M मतलब मेटा, इसकी अकॉर्डिंग ये मेटा पोजीशन पे है, M डाइक्लोरोबेंजीन। आप देखिए मेल्टिंग पॉइंट को आप किस चीज पे जज करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट को आप जज करेंगे उसकी सिमेट्रिसिटी पे। जो ज्यादा कंपाउंड सिमेट्रिक होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है, और उसका उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होती है, कम होती है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम। तो आप इसको अगर 20 से काटिए, देखिए इसको मैं अलग कलर से काटता हूं, इसको अगर मैं यहां से काटूं, देखिए यहां से काटूं तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या है, बिल्कुल इक्वल है। इसको काटिए तो ये वाला हिस्सा, ये दोनों अलग हिस्से बनेंगे। इसको काटिए तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल नहीं है, लेकिन इसको काटेंगे तो ये वाला और ये वाला हिस्सा दोनों इक्वल होंगे। क्या होंगे जी, दोनों इक्वल हिस्से होंगे इसके। इसका मतलब ये है कि पी डाइक्लोरो एक क्या है, सिमेट्रिक कंपाउंड है। क्या है, एक सिमेट्रिक कंपाउंड है, सिमेट्रिक है, तभी इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट देखिए, मेल्टिंग पॉइंट देख क्या लिखा हुआ है, पी डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स।
ये दोनों जो है ये आइसोमर्स है ऑर्थो और मेटा, किससे? पैरा के। इट इज ड्यू टू द ग्रेटर सिमेट्री ऑफ द पैरा आइसोमर दैट फिट्स इन द क्रिस्टल बैटर, मतलब वो सॉलिड में जाके जो सिमेट्रिक है वो आसानी से जाके उसमें बैठ जाएगा, सिमेट्रिक है वो आसानी से जाके बैठ जाएगा, अच्छा सा क्रिस्टल फॉर्म करेगा, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। फिट्स इन द क्रिस्टल बैटर एज कंपेयर टू द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर, इसीलिए ये सिमेट्रिक है। मेन रीजन यही है, सिमेट्रिक होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए छठा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है जी, दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा ही है, तो आंसर एक ही इसका। क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई एलिफैटिक हैलाइड्स, एलिफैटिक हैलाइड, एलिफैटिक ही हो गया CH3Cl आर मोर रिएक्टिव देन एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड होते हैं बेंजीन के ऊपर Cl। आपको पता है इसके अंदर क्या होता है जी? क्लोरोबेंजीन के अंदर होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में क्या आता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। या एक बॉन्ड पहले से ही है, दूसरा बॉन्ड भी आ जाता है इसके रेजोनेंस में, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्या आता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल जब आप इसको क्या करेंगे, अब बोला गया है कि ये वाली चीज ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहां पे जब आप एक्वस KOH डालेंगे, एक्वस KOH, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, चार्जेस को उल्टा डाल दीजिए, K निकल जाएगा Cl के साथ KCl और OH लग जाएगा वहां पे, तो ये हो जाएगा CH3OH, CH3OH। इसमें डालेंगे एक्वस KOH तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन और कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्योंकि रेजोनेंस है। इस वाले में तो रेजोनेंस है ही नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट टूट गया, लेकिन यहाँ पे क्या है? रेजोनेंस है, इसलिए यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ लगाते हैं हीट, क्या लगाते हैं? हीट, और ये वाला फिर बॉन्ड क्या कर जाएगा? टूट जाएगा। ये डॉल्स प्रोसेस है बेसिकली, ये वाला जो है नीचे वाला, इसे कहते हैं डॉल्स प्रोसेस। दिस इज डॉल्स प्रोसेस, दिस इज व्हाट बेटा? डॉल्स प्रोसेस, ये होता है डॉल्स प्रोसेस। अब ये टूट गया, यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे ये प्लस ये नेगेटिव, तो K Cl के साथ निकल गया और OH जाके वहां लग गया। दिस इज कॉल्ड फिनॉल, फिनॉल। क्लियर? तो ये वाली चीज होगी फास्ट, ये वाली रिएक्शन होगी फास्टर, और ये होगी क्या? स्लोअर। और फास्टर हुई तो ज्यादा रिएक्टिव है, और ये स्लोअर हुई तो कम रिएक्टिव हो गई, यही हुआ बस, और क्या। दूसरे में भी ऐसे ही बोला गया, बेंजाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव, इसकी जगह हम ये ले लेते। बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है? इसी रिएक्शन को बेंजाइल क्लोराइड, ये बेंजीन के ऊपर CH2Cl, तो ये भी क्या है? ये जो चीज है ये किसकी? एलिफैटिक हैलाइड ही तो है, तो इसमें भी रेजोनेंस नहीं होगा, तो ये वाली रिएक्शन वर्क करेगी इसके अंदर। बोला क्या? बेंजाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन तो लेस रिएक्टिव ही होता है, रेजोनेंस है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है उसके अंदर, ड्यू टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एलिफैटिक या बेंजाइल क्लोराइड या फिर ये कंपाउंड जो होते हैं आपके ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एराइल हैलाइड्स के कंपैरिजन में, जो क्लोरोबेंजीन है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में होता है रेजोनेंस, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको हीट चाहिए होती है। हीट डालोगे तो भाई हीट की एनर्जी बॉन्ड को तोड़ ही देती है और रिएक्शन को फटाफट 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 भगा देगी। क्लियर? ये हो गया छठा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन है why is butane 1-ol optically inactive and butane 2-ol is optically active? तो देखिए ब्यूटेन 1-ol, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, C और ये OH। एक्टिव इनएक्टिव जो ऑप्टिकली होगा उसको आप पहचानेंगे चिरल कार्बन से, कायराल कार्बन से। जिस कंपाउंड में आपका कायराल कार्बन होगा वो क्या होगा आपका? वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं तो इनएक्टिव। इस कार्बन में देखिए हर कार्बन की क्या, किसी भी कार्बन की इसमें चारों वैलेंसी डिफरेंट है, चेक कर लेते हैं। इस कार्बन को चेक करते हैं, ये देखिए ये कार्बन है, इसकी एक H है, ये दूसरी H है, तो इस कार्बन की दो तो सेम हो गई, तो ये कायरल नहीं है। इस कार्बन की एक H है, दूसरी H है, इस कार्बन की एक H है, दूसरी H है, इस कार्बन की एक H, दो H, तीन, मतलब हर कार्बन की
चारों वैलेंसीज तो अलग अलग नहीं है, कुछ ना, इसकी देखो HH सेम है, इसकी भी HH सेम है, इसकी भी HH, इसकी 3H है, तो ये तो आपका क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि इसमें चिरल कार्बन है ही नहीं, चिरल कार्बन नहीं है। अब दूसरे वाले को देखते हैं, C बना तो आप कोई भी कंपाउंड किसी तरीके से सकते हैं, ये ले लिया इस तरीके से, ये। अब देखिए इस कार्बन को देखिए, इसकी एक H है, दूसरी H, तीसरी H, तो ये तो कायरल नहीं है। इसकी चेक करते हैं, इसका एक OH है, दूसरा H है, तीसरा क्या है, ये पूरा का पूरा CH3 है, चौथा का ये पूरा का पूरा क्या है, C2H5 है। तो ये वाला कार्बन इस पे स्टार लगा देते हैं, ये है भाई कायरल। इस कार्बन को चेक करते हैं, इस कार्बन की एक है H, दूसरी H है, तो ये कायरल नहीं है। इस कार्बन की ये H, ये H, ये H, तो ये भी कायरल नहीं है। तो इस कंपाउंड में एक 1 चिरल कार्बन है, क्या है, 1 चिरल कार्बन हो गया इसके अंदर, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्यूटेन टू ऑल हैज चिरल कार्बन, चिरल सेंटर, इस वाले को कह रहा है, इस वाले को चिरल सेंटर, दैट इज ब्यूटेन टू ऑल हैज अ कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड, मतलब चारों उसकी वैलेंसी अलग है। Thus it is optically active. On the other hand, butane 1-ol does not have any chiral carbon atom, therefore it is optically inactive. ये inactive होगा optically, clear? बढ़ते हैं 8वें वाले पे, देखिए एलाइल क्लोराइड, देखिए एलाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन विनाइल क्लोराइड, इसमें भी वही फैक्टर लगता है आपका एस कैरेक्टर वाला। देखिए एलाइल क्लोराइड आपका ये रहा, एलाइल कैसे पहचानते हैं, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले कार्बन पे आपका हाइड्रोजन लगा हुआ, तो उसे बोलेंगे एलाइल क्लोराइड। विनाइल क्या होता है, जिन दो कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है, उनमें से एक कार्बन पे ही आपका Cl लगे तो उसे विनाइल कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन एलाइल क्लोराइड क्लोरीन इज अटैच्ड टू sp3 कार्बन। एलाइल में देखिए ये वाला एलाइल है, जिस कार्बन पे Cl लगा है ये हो गया sp3, और ये वाला कार्बन हो गया sp2, ये वाला हो गया sp2, ये sp2 है, ये क्या है, sp3 है। इन विनाइल क्लोराइड क्लोरीन इज अटैच्ड टू sp2, देखिए लिखा हुआ है sp2 atom, sp2 carbon atom is more electronegative than sp3। क्यों, क्योंकि भाई इस वाले कार्बन पे s कैरेक्टर जो है वो कितना परसेंट है, 33.3% है, 33.3% है इस पे। तो इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। और इस वाले कार्बन पे sp3 है, तो यहाँ पे होगा 25% एस कैरेक्टर। तो एस कैरेक्टर अगर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, एस कैरेक्टर कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। Hence, the bond pair of electron of CCl bond in allyl chloride are less strongly held than that in vinyl chloride, and the removal of chlorine is easier in allyl chloride than vinyl chloride. Hence, allyl chloride is more reactive than vinyl chloride. इसी तरीके से आपको इसको आंसर लिखना है, एस कैरेक्टर को आपको जज करना है, एस कैरेक्टर को जिस कार्बन पे आपका हाइड्रोजन लगा है और उस कार्बन की हाइब्रिडेशन है sp2, तो उस कार्बन में जो s कैरेक्टर है वो है आपका 33%, तो उस कार्बन की आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इस वाले कार्बन पे sp3 है हाइब्रिडेशन, तो इस वाले कार्बन पे जो s कैरेक्टर होगा वो होगा आपका 25%, 33% ज्यादा है 25%, तो 33 वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और 25 वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इसलिए ये आंसर दे दिया गया है। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट 9th पे। देखिए 9th कह रहा है CH3CH2Cl, मतलब CH3CH2Cl एंड CH3CH2I, which is more reactive towards SN1 reaction and Y। तो इसको देखिए पहले, ये कार्बन और Cl का बॉन्ड है, कार्बन और Cl का, यहां देखिए कार्बन और I का बॉन्ड है।
कार्बन का यहाँ पे और यहाँ पे साइज सेम ही होगा, हम ये ले लेते हैं, छोटा साइज है, यहाँ भी ले लेते हैं, छोटा साइज है। लेकिन Cl का यहाँ पे क्या होगा, सपोज इससे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, लेकिन क्या Cl का और I के साइज में बिल्कुल सेम है? नहीं, I का साइज बहुत बड़ा होता है, I का साइज बड़ा है, तो इस C और I की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी बड़ी, और यहाँ पे C और Cl की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी छोटी। क्या होगी? छोटी। तो मतलब कहने का है इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, मोर, तो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE, वो क्या होगी? लेस होगी। यहां पे बॉन्ड लेंथ वो क्या है? लेस है या स्मॉल है, इसलिए यहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो क्या होगी? मोर होगी। क्या होगी? मोर। तो इनमें से अगर इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है तो ये वाला फटाक से बॉन्ड टूट जाएगा, I निकल जाएगा, तो जो C पे होगा वो दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर जाएगा। क्लियर? इस पे C और I का बॉन्ड लेंथ बड़ा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, फटाक से बॉन्ड टूटेगा, I नेगेटिव निकल जाएगा, तो I नेगेटिव की जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर जाएगा। इसका मतलब जो है ये वाली चीज ज्यादा रिएक्टिव है। देखिए क्या लिखा हुआ, विच इज मोर रिएक्टिव, तो कौन सा रिएक्टिव है भाई? ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है। रीजन, क्योंकि रीजन ये होगा, रीजन अगर लिखना चाहे तो आयोडीन इज मोर मच बेटर लिविंग ग्रुप, जल्दी से वो निकल जाएगा, बेटर लिविंग ग्रुप देन किससे? देन Cl। क्यों? क्योंकि भाई I का साइज क्या होता है? बड़ा। I का साइज होता है बड़ा, इसलिए बस इतना इजी रीजन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 10th है आपका और लास्ट है ये, बोला गया हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN, मतलब RCl दोनों लेते हैं। ये अगर रिएक्ट करता है KCN से तो ये फॉर्म करता है एल्काइल साइनाइड, मतलब RCN, और क्या निकल जाता है इसका? KCl निकल जाता है एज ए मेन प्रोडक्ट। वाइल जब यही चीज ये हेलो एल्केन AgCN से रिएक्ट करता है तो आइसोसाइनाइड बनाता है एज ए चीफ प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट। आपको एक्सप्लेन करता है क्यों करना है, क्यों। यहां पे लगा देते हैं जी AgCN, तो ये बनाता है आपका RNC प्लस AgCl बाहर निकल जाता है। रीजन देखिए, अब देखिए यहां पे सब कुछ सेम है, बस K और Ag का अंतर है। आपको पता है पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है चांदी से। आप चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं, पोटेशियम की पहन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है चांदी से। क्लियर? पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है चांदी से, तो पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कुछ कि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो पोटेशियम एक मेटल है तो इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव, इस पे होगा नेगेटिव। Ag होता है कम रिएक्टिव, तो मतलब कहने का है कि इसके बीच में एक और चीज है कि K और Cl के बीच में जो बॉन्ड होता है, K और Cl और KCN के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड। कौन सा? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड है इसलिए आयन में बट गए। और Ag कम रिएक्टिव होता है इस और Cn के साथ, तो ये जो बॉन्ड है इसके बीच में वो है कौन सा? कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड तो भाई टूटेगा नहीं। ये K प्लस Cn नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये R Cn के साथ लग गया, बन गया RCN। ये K Cl के साथ लग गया, ये निकल गया। रीजन आपको बताना है कि KCN इज आयनिक कंपाउंड, KCN इज आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड है इसलिए उसमें आयनिक बॉन्ड होता है। और AgCN के अंदर क्या होता है? कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो भाई सपोज ये तो टूट गया, नेगेटिव ये पॉजिटिव, लेकिन ये तो टूटा ही नहीं बॉन्ड। Ag पे प्लस नहीं आया, Cn पे नेगेटिव नहीं आया, क्योंकि बॉन्ड चल रहा है इसमें कोवलेंट। तो ये कहां अटैक करता है? नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और ये है पॉजिटिव, ये अटैक करता है कहां पे? इसके लोन पेयर पे। तो R किसके साथ कनेक्ट हो जाता है? N के साथ, RN के साथ, तो RNC बन जाता है। और फिर ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, Ag किसके साथ? Cl के साथ निकल जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, KCN इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक एंड प्रोवाइड साइनाइड आयन, जैसे आपको बताया मैंने, इन सॉल्यूशन ऑल्दो बोथ carbon and nitrogen atom of Cn can donate electron pair, but attack take place
mainly through the carbon atom and not through the nitrogen atom, because कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन इसमें साइनाइड में, क्योंकि इसमें भी जो है कार्बन होगा, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होगा इज मोर, कार्बन बॉन्ड स्टेबल होगा किससे, कार्बन नाइट्रोजन से। However, AgCN mainly covalent in nature and nitrogen is free, यहाँ पे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री to donate electron pair forming isocyanide as a main product। तो इसी तरीके से आपको समझा के इसी तरीके से आपको प्रॉपर आंसर देने हैं, और आपके किसी भी रीजनिंग क्वेश्चन में एक भी गलती नहीं होगी, एक भी नंबर या आधा भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे परफेक्ट नंबर आएंगे। इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।